तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। चुनावी मौसम आ चुका है, चुनावी बाजार सज चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव। लेकिन आज मैं चुनाव के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, बल्कि इस देश में अब तक की सबसे बड़ी जो चुनावी हिंसा हुई 34 साल पहले, उसकी कहानी आपके सामने रखूंगा। लेकिन वो कहानी रखूं उससे पहले, चूंकि चुनावी मौसम है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो उसके बारे में कुछ दिलचस्प छोटी सी जानकारी। 7 चरण में इस देश में चुनाव होंगे। कुल 82 दिन 82 डेज का ये चुनावी कारवां चलेगा। 82 दिन में 7 चरणों का चुनाव पूरा होगा। 96.8 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। दुनिया में इससे ज्यादा कहीं वोटर नहीं है। इनमें से जो मेल हैं 49.7 करोड़, लगभग 50 करोड़। जो महिलाएं हैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 47.1 करोड़। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर को भी वोट देने का अधिकार है 48,000। अगर पूरे यूरोप के सभी देशों की कुल आबादी को मिला लें तो उससे भी ज्यादा हमारे वोटर की तादाद है। और इन वोटरों की तादाद के साथ साथ कुल 10.5 लाख पोलिंग बूथ है, और उन 10.5 लाख पोलिंग बूथ पर 55 लाख ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होगा। जिस ईवीएम मशीन को लेकर बहुत सारी बातें होती रही, कंट्रोवर्सी होती रही, लेकिन 55 लाख ईवीएम मशीन। और ये जो 82 दिन का पूरा चुनावी मेला है, 7 चरणों में जो चुनाव होंगे, इस चुनाव पर कुल खर्चा जो होने जा रहा है वो है 1.19 लाख करोड़ रुपए। अंदाजा लगाइए, ये पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। तो ये तो चुनावी डेटा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस देश में हुई अब तक की सबसे खूनी चुनाव, अब तक जिस चुनाव को लेकर आज भी लोग याद करते हैं, वो चुनाव कौन सा था? उस चुनाव के बाद ही इस देश के एक हिस्से का नाम लोगों की जुबान पर आया, और वो नाम है मेहम। मेहम कांड के तौर पर भी लोग इसे देखते हैं। रोहतक जिले में एक छोटा सा कस्बा है और इस कस्बे का नाम है मेहम। इस मेहम की खास बात यह थी, 34 साल पहले इस मेहम को सिर्फ जो हरियाणा है उसके अंदर के लोग जानते थे, लेकिन 1990 में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश ने न सिर्फ इस मेहम को जाना, बल्कि इस मेहम की एक खाप महापंचायत थी उसको भी जाना, मेहम चौबीसी। ये मेहम की वो खाप पंचायत है जो सबसे ताकतवर है, जिसका हर फरमान, जिसका हर हुक्म लोगों को मानना पड़ता है। और कहते हैं कि इस मेहम चौबीसी के इसी मेहम में एक चबूतरा है, और उस चबूतरे की खास बात यह है कि अंग्रेजों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी पर लटकाया था और फिर उसी चबूतरे के नीचे उनको दफन किया गया था। कहते हैं कि कोई भी काम की शुरुआत, चाहे वो नेता हो, अगर वो चुनावी बिगुल बजाने जा रहा है तो इस चबूतरे पर आकर पहले माथा टेकता है और फिर यहीं से अपने सफर की शुरुआत करता है। यह है इस मेहम चौबीसी की कहानी, और इसी मेहम की है ये कहानी। बात 1989 की है। तब देश में बहुत कुछ बदल गया था, और राजनीति, क्योंकि 1989 में जनता दल ने इस देश में पहली बार सरकार बनाई। उससे पहले राजीव गांधी की सरकार थी, 404 सीटें। इंदिरा गांधी की मौत के बाद एक लहर थी और उसमें 404 सीटें लेकर आई। लेकिन 89 का जब चुनाव हुआ, उससे पहले मंडल कमीशन और बहुत सारी चीजें थी। तो 89 के चुनाव में सब कुछ पलट गया। कांग्रेस 404 सीट से सीधे 197 पर आ गई, जबकि जनता दल, जिसकी अगुवाई कर रहे थे वीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे लोग थे, जनता दल को 143 सीटें मिली। तो बहुमत ना कांग्रेस के पास थी ना जनता दल के पास, लेकिन लेफ्ट के पास 43 सीटें थीं और बीजेपी के पास 85 सीटें। तो लेफ्ट और बीजेपी ने जनता दल को बाहर से सपोर्ट कर दिया, और उस सपोर्ट की वजह से जनता दल की केंद्र में सरकार बन गई और प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राजीव गांधी विपक्ष के नेता बने। तब हरियाणा में
देवीलाल चौधरी देवीलाल वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी अपनी एक लोकदल पार्टी हुआ करती थी, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसके वो अध्यक्ष थे। तो हरियाणा के उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन सेंटर में जब सारी चीज़ें बदली तो चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वो वीपी सिंह की सरकार में शामिल हो गए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। उप प्रधानमंत्री बने थे वो, उस वक्त बड़े चर्चा में भी रहे थे देवीलाल। तो देवीलाल अब हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली आ गए, उप प्रधानमंत्री बन गए। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो गई, अब उनकी जगह राजपाट कौन संभाले? तो देवीलाल ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सारा राजपाट सौंप दिया। 20 फरवरी 1989 को ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चूंकि ये सब कुछ अचानक हुआ, उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला विधानसभा के सदस्य ही नहीं थे, उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं था, तो अब मुख्यमंत्री बन गए। तो नियम ये कहता है और संविधान ये कहता है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब बड़ा आसान था उस वक्त, क्योंकि देवीलाल जिस विधानसभा सीट से जीत रहे थे वो जनता दल के हिसाब से उनकी बड़ी सेफ सीट थी, बहुत ही सुरक्षित, और वो सीट थी महम। देवीलाल लगातार 3 बार 1982, 1985 और 1987 से इसी सीट से विधायक बनते आ रहे थे। तो माना जाता था कि ये चौटाला परिवार यानी देवीलाल का पूरा परिवार और जनता दल का ये गढ़ है महम, और यहाँ से कोई और पार्टी जीत ही नहीं सकती है। तो ये सबसे सेफ सीट थी। तब ये हुआ कि 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना है, तो ओम प्रकाश चौटाला ने महम सीट से ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। अब उपचुनाव की तारीख तय हुई, उन्हें लगा आसान है बड़ा रास्ता। लेकिन तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आ गई। ट्विस्ट ये थी कि जिस सीट से ओम प्रकाश चौटाला लड़ना चाहते थे, उसी सीट से आनंद सिंह डांगी नाम के देवीलाल के खास वफादार, उन्होंने अपना दावा ठोक दिया। अब आनंद सिंह डांगी की कहानी यह है कि ये देवीलाल कभी इनको अपना 5वां पुत्र मानते थे, 5वां बेटा, और महम से जब भी उन्होंने 3 बार 82, 85, 87 में देवीलाल ने चुनाव जीता, तो उस चुनाव का पूरा कमान सब कुछ आनंद सिंह डांगी के हाथ में था, और उन्होंने महम में उनके लिए बहुत काम किया। इसी से खुश होकर देवीलाल न सिर्फ उन्हें अपना 5वां बेटा मानते थे, बल्कि उनको अलग अलग पोस्ट पर भी बिठाया। वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भी थे, जो नौकरियों में लोगों को रखने का जो एक बड़ा काम होता है वो किया करते थे। लेकिन इसी दौरान में कहते ये है कि उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला ने कुछ लोगों की लिस्ट भेज दी थी आनंद सिंह डांगी के पास कि इनको आप नौकरी पर रख लीजिए, लेकिन डांगी ने मना कर दिया। इससे दोनों के बीच में थोड़ी सी तकरार हो गई और फिर रिश्ते खराब होने शुरू हुए। लेकिन असली खराब हुए जब देवीलाल दिल्ली पहुंच गए उप प्रधानमंत्री बनकर, और राजपाट दिया बेटे को, और अब बेटे मुख्यमंत्री बन गए और महम सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आनंद सिंह डांगी ने उसी सीट से पर्चा भर दिया, समझाया गया। लेकिन उनके साथ एक प्लस पॉइंट था। आनंद सिंह डांगी को जो महम की जो पंचायत थी महम 24, उस महम 24 का वरदान था। महम 24 पंचायत ने यह फैसला सुनाया कि उनका कैंडिडेट आनंद सिंह डांगी होगा, और कहते हैं कि जो महम 24 पंचायत जो फैसला करती है वही सबसे ऊपर होता है। यहाँ तक कि देवीलाल 3 बार जब जीते तो महम 24 ने ये फरमान जारी किया था। तो महम 24 ने चौटाला की जगह आनंद सिंह डांगी के नाम पे समर्थन दे दिया। देवीलाल तक बात पहुंची, देवीलाल ने कहा हम बात करेंगे, लेकिन कहा गया कि वो सारे पंचायत के तो वही लोग हैं। तो फिर देवीलाल ने गुस्से में कह दिया था कि हम इस पंचायत के फैसले को नहीं मानते और ओम प्रकाश चौटाला लड़ेंगे। अब ये लड़ाई हो गई वर्चस्व की। एक तरफ हरियाणा का एक मुख्यमंत्री, एक तरफ सेंटर का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक आनंद सिंह डांगी जिसको सिर्फ एक पंचायत का समर्थन हासिल है। बात ईगो की थी। उपचुनाव की तारीख तय हुई। 27 फरवरी 1990 को अब महम में वोटिंग होनी थी। पावर चौटाला के पास, सारी सरकारी मशीनरी पुलिस उनके पास, और उस वक्त उनके बेटे अभय सिंह चौटाला, उनका भी बड़ा दबदबा। तो जब ये 27 फरवरी 1990 को महम में वोटिंग हुई, उस दिन से पहले 26 फरवरी तक महम का इतना नाम हरियाणा के बाहर नहीं था। लेकिन 27 फरवरी के बाद पूरे देश ने महम को जाना। उसकी वजह ये थी कि इस वोटिंग में जमकर
धांधली हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई, एक दूसरे पर हमला किया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, पुलिस ने लोगों पर गोली चलाई, आनंद सिंह डांगी के समर्थक जो आ रहे थे बूथ तक उनको रोका गया। और ये सारी चीज़ों को लीड उस वक्त के जितने आयोग हैं बाद में, उनका इल्ज़ाम ये था कि ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला और उनके लोग कर रहे थे। तो इस बूथ कैप्चरिंग और इन सारी चीज़ों को लेकर बड़ा उस वक्त वायलेंस हुआ, मीडिया के साथ भी हाथापाई हुई। तो खैर महम में वोटिंग तो पड़ गई, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वहाँ पे नुमाइंदे थे उन्होंने पाया कि इस इलेक्शन में कम से कम 8 बूथ पर धांधली हुई है, और उन्होंने इसीलिए जिन जिन बूथ पर हिंसा हुई और धांधली हुई उन 8 बूथों पर दोबारा से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने। अब जब चुनाव आयोग ने 8 बूथों पर चुनाव कराने का फिर से ऐलान किया, तब ये हुआ कि अगली बार ज़्यादा सुरक्षा होगी, बेहतर तरीके से चुनाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो 8 बूथों पर चुनाव होना था वहाँ और ज़्यादा हिंसा हुई, खूब बूथ कैप्चरिंग हुई, लूटपाट हुई, दूसरे पार्टी के समर्थकों को वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक जाने से रोका गया। और ख़ासतौर पर आनंद सिंह डांगी जो चौटाला के खिलाफ उनके सबसे बड़े उस वक्त विरोधी थे, उनके लोगों को रोका गया और ऐसे ही कुछ बूथों पर गोलीबारी हो गई। कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला अपने लोगों के साथ घूम रहे थे और पुलिस थी, और पुलिस ने भी गोली चलाई। और पहली बार ऐसा हुआ कि इस चुनाव में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई। जब 8 लोगों की मौत हो गई तो पूरे देश के हर मीडिया में ये खबरें सुर्खियों में थी। चुनाव के दौरान 8 लोगों की मौत। अब 8 लोगों की मौत के बाद हर तरफ ओम प्रकाश चौटाला, उनकी सरकारी मशीनरी, इन सब को लेकर सवाल उठने लगे। बाहर से बीजेपी और लेफ्ट सपोर्ट कर रही थी वीपी सिंह को, और ये माना जा रहा था कि हरियाणा में भी जनता दल की ही सरकार है क्योंकि देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे। तो वीपी सिंह पे दबाव बनने लगा कि ये हिंसा हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको आप रोकें और चौटाला को इस्तीफा देना होगा। लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। इसी दौरान 8 लोगों की मौत हो चुकी थी। 8 लोगों की मौत के दौरान एक और वाकया हो गया। जो 8 बूथ पे चुनाव होने थे उसमें एक बैसी गांव में भी एक बूथ था, और वहाँ के एक स्कूल में अजय सिंह चौटाला अपने लोगों के साथ पुलिस के साथ पहुँच गए। जब वहाँ पहुँचे तो आनंद सिंह डांगी के समर्थकों को पता चल गया। उन्होंने चौटाला को घेर लिया, अभय सिंह चौटाला को। अब ये था कि बाहर निकलेंगे तो खतरा, क्योंकि पुलिस की गोली से बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, लोगों का भीड़ एकदम हिंसक हो चुकी थी। तो कैसे निकाला जाए वहाँ से अभय सिंह चौटाला को? तो कहा जाता है कि तब अभय सिंह चौटाला ने उस स्कूल में जब वो फंसे तो उनकी सुरक्षा में मुस्तैद एक कांस्टेबल था जिसका नाम हरबंस सिंह है, उन्हीं की कदकाठी का था। तो खुद सीनियर पुलिस अफसरों ने हरबंस सिंह उस हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल को कहा कि तुम अपनी वर्दी उतार कर अभय सिंह चौटाला को दे दो और उनके कपड़े तुम पहन लो। कांस्टेबल तैयार नहीं था, ड्यूटी पर था अपनी वर्दी उतारने को, लेकिन फिर भी उसने दिया और इसके बाद वो बाहर निकले। लोग उसे अभय सिंह चौटाला समझे लोगों ने, और उस कांस्टेबल को पीट पीट कर मार डाला, और अभय सिंह चौटाला पुलिस की वर्दी में वहां से किसी तरह से भीड़ से निकलकर भाग गए। ये भी मीडिया में बड़ी सुर्खियों में आया। अब इसके बाद चुनाव रद्द कर दिया गया। जब इतनी हिंसा हुई तो चुनाव रद्द। चुनाव आयोग ने अब दूसरी बार फिर से दोबारा उपचुनाव कराने की तारीख का ऐलान किया, और दूसरी बार हुआ कि 21 मई 1990 को ये चुनाव होगा। अब 21 मई 1990 को जब चुनाव होगा, मामला इतना गर्म हो चुका था, चौटाला को समझाया गया, ओम प्रकाश चौटाला को, कि आप मेहम छोड़कर किसी और सुरक्षित सीट से लड़ लें। लेकिन उन्होंने इसको एक तरह से अपना इशू, ईगो बना लिया था कि नहीं, मेहम से ही जीतेंगे। लेकिन फिर भी लोगों के समझाने पर कि वहाँ हालात ठीक नहीं है, हो सकता है आप हार सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती है, तब एक और दरबा कला सीट है, वहाँ से वो सीट खाली कराई गई, और अब ओम प्रकाश चौटाला ने 2 जगह से चुनाव लड़ने का फैसला किया, मेहम से भी और दरबान कला से भी। और कहते हैं कि यहीं से एक और उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जो उन्हीं के पार्टी के था, लेकिन बाद में बगावत करके अलग हो गया, नाम था अमीर सिंह। अब अमीर सिंह भी चुनाव में, लेकिन एक रोज़ अचानक अमीर सिंह की लाश मिलती है। इसी चुनावी प्रचार के दौरान 16 मई 1990 की बात है। तो 21 मई 1990 को चुनाव होना था। 5 दिन पहले एक कैंडिडेट अमीर सिंह की मौत हो गई संदिग्ध हालत में। चूंकि कैंडिडेट की मौत हो गई, फिर से उपचुनाव रद्द कर दिया गया। अब अमीर सिंह के कत्ल के मामले में हरियाणा पुलिस ने FIR दर्ज किया,
और कातिल के तौर पर नामजद किया आनंद सिंह डांगी को, जो मेहम में चौटाला के खिलाफ थे। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ। आनंद सिंह डांगी को पकड़ने के लिए उनके गांव मदीना पुलिस पहुंची। वहां पे फिर फायरिंग हुई और इस बार 3 और लोग मारे गए। तो 8 और 3 11 तो सिर्फ गोली से मरे थे, जख्मियों की तो तादाद नहीं थी। किसी तरह से आनंद सिंह डांगी वहां से बचते बचाते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस FIR और अमीर सिंह के कत्ल के मामले की जांच पर स्टे ले लिया, वापस आए। लेकिन हिंसा थमी नहीं थी। मेहम को लेके बहुत से हर तरफ गुस्सा था। तो चौटाला पर दबाव पड़ा तो उन्होंने एक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को एक इंक्वायरी सौंप दी इस हिंसा और अमीर सिंह के मामले में। इधर बाद में VP सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज, जो इस पूरे हिंसा हुई और जो मौत हुई उसको लेकर उन्होंने इंक्वायरी कमीशन बैठा दी। तो जब वो इंक्वायरी कमीशन बैठी तो वो जो इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जरिए बैठाई गई थी, उसके जो रिटायर्ड जस्टिस थे उन्होंने थोड़े दिन के बाद खुद ही इस्तीफा दे दिया और कहा कि हरियाणा सरकार हमारी जांच में मदद नहीं कर रही है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। बात आई गई हो गई। फिर वक्त बीता। अब इस दौरान में राजीव गांधी और सेंट्रल में चुके वो विपक्ष में थे, उन्होंने महम का पूरा ये मुद्दा उठाया और आनंद सिंह डांगी से बातचीत भी की। तब तक 2 बार उपचुनाव रद्द हो चुका था। उसके बाद 1991 जनरल इलेक्शन आ गया। जनरल इलेक्शन में हरियाणा का भी चुनाव हुआ और इस बार कांग्रेस ने और राजीव गांधी ने महम सीट से आनंद सिंह डांगी को टिकट दे दिया। अब वो अभी तक वो इंडिपेंडेंट खड़े थे महम से, चूंकि उन्हें पंचायत या महम 24 का वरदान हासिल था, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपना कैंडिडेट बना लिया, आनंद सिंह डांगी को। 91 में अब तीसरी बार महम में चुनाव हुआ। 2 बार उपचुनाव रद्द हो चुके, नतीजा नहीं आया। 11 लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए। अब पहली बार 1991 में चुनाव होता है और इस बार इस चुनाव में आनंद सिंह डांगी जीत जाते हैं। इस चुनाव के बाद ओम प्रकाश चौटाला कभी महम से चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन इस 1991 के चुनाव से पहले ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल पर इतना ज़्यादा दबाव पड़ता है कि VP सिंह देवीलाल से कहते हैं कि आप ओम प्रकाश चौटाला से कहिए कि इस्तीफा दे दें। आखिरकार ओम प्रकाश चौटाला को झुकना पड़ता है और वो इस्तीफा दे देते हैं। उनकी जगह बनारसी दास गुप्ता को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन बाद में फिर वो चुनाव हार जाते हैं। कुछ दिन के लिए फिर वापस ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन फिर कुछ दिन के अंदर अंदर उनके खिलाफ विरोध हो जाता है और फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। बाद में फिर कांग्रेस की सरकार आती है। उधर इन सारी चीज़ों से नाराज देवीलाल को भी उप प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है। VP सिंह और देवीलाल के बीच में एक रिश्तों में खटास आ जाता है। एक महम के चुनाव ने कई ऐसे रिश्तों को तोड़ा और एक महम के चुनाव ने इस देश को एक चुनावी हिंसा की वो शक्ल दिखाई जिसे आज 34 साल भी बाद भी लोग नहीं भूलते। लेकिन उस अमीर सिंह मर्डर केस महम में जो इतने लोग मारे गए उसका क्या हुआ, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट की एक रिटायर्ड जज की कमेटी बैठी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर बाद में एक साइकिया कमीशन सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सरकार ने बिठाया इस मामले की जांच के लिए। जब साइकिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने बाकायदा कहा फरवरी 1994 में कि अमीर सिंह के मर्डर के पीछे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला और उनके लोगों का हाथ था। बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साइकिया कमीशन की रिपोर्ट थी। बाद में फिर इस मामले की जांच CBI को भी सौंपी गई। तो अभय सिंह चौटाला इस मामले में नामजद थे, लेकिन फिर ये केस बरसों चलता रहा है और अभी कुछ बरस पहले शायद 2021 में पंजाब एंड हरियाणा, बल्कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नहीं बल्कि हरियाणा के लोअर कोर्ट ने अमीर चंद मर्डर केस से अभय सिंह चौटाला और उनके साथियों को बरी कर दिया, सबूतों के अभाव में बरी हो गए। लंबे वक्त के बाद राहत मिली, लेकिन महम कांड को आज भी कोई नहीं भूला है। फिर से एक बार चुनाव है, 34 बरस बीत चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जब चुनाव आता है तो ये महम का भूत जो है ना, एक बार फिर से अचानक सामने आ जाता है।
क्योंकि चुनावी हिंसा के रूप में इस कांड को अब तक का सबसे बड़े कांड के तौर पर देखा जाता है। हालांकि इसके अलावा अलग अलग राज्यों में बूथ कैप्चरिंग को लेकर और बाकी चीज़ों के लेकर बहुत सारी हिंसा हुई, बहुत सारे लोगों की जान जाती है, लेकिन एक महम कांड, एक मुख्यमंत्री, एक उप प्रधानमंत्री, इन दोनों की अना और ईगो का सवाल, और उसके बाद कैसे वहाँ पर हिंसा और लोगों की मौत, ये थी वो चुनावी इतिहास की सबसे, जिसको खूनी चुनाव कहें, महम कांड की कहानी। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी से शिकायत है तो हमारी मेल आईडी पर मेल करें, हम इस कहानी को चैनल से डिलीट कर देंगे। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, पर हमारा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ेगा। धन्यवाद।